अस्सलाम वालेकुम टू ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम द चेरी ऑर्चर्ड जो कि एंटोन चेखोव ने लिखी है, इस प्ले को पढ़ने जा रहे हैं और इसकी समरी को पढ़ने जा रहे हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस प्ले का नाम है द चेरी ऑर्चर्ड द कॉमेडी इन 4 एक्ट, जो कि एंटोन चेखोव ने लिखी है। इस प्ले की इंट्रोडक्शन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या फिर इसके करैक्टर्स के बारे में, तो आप अपनी पिछली वीडियो देख लें, आपको बखूबी पता चल जाएगा इसके करैक्टर्स का और इवन इसके इंट्रोडक्शन का। तो आज हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी कुछ यूँ स्टार्ट होती है कि मैडम रेनविस की लव वफ जो है वो 5 साल के बाद फ्रांस से रशिया आ रही हैं, यानी कि दोबारा अपनी फैमिली के पास आ रही हैं। और उनकी फैमिली रशिया में रहती है और वो काफ़ी पहले जो है वो फ्रांस चली जाती हैं और वहाँ से अब वो 5 साल के बाद वापस आ रही हैं अपनी बेटी अनिया के साथ, जो कि 17 ईयर ओल्ड है, यानी कि 17 साल की हैं। अब रीज़न ये है कि क्या वजूहात थी कि मिस लव बफ जो है वो अपनी कंट्री को छोड़ के, रशिया को छोड़ के फ्रांस चली गई, और क्या रीज़न थे इसके बारे में हम बात करते हैं। एक्चुअली अगर हम इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये जो लेडी है लव बफ, ये रशिया की एक अरिस्टोक्रेटिक जो अमीर ख़ानदान नहीं होता उसके साथ ताल्लुक़ रखती थी। और इसके अलावा इन्होंने रशिया में शादी भी कर ली थी, लेकिन वो जो हस्बैंड था वो अल्कोहलिक पर्सन था, यानी कि शराबी था। और इसके अलावा उनके हस्बैंड की भी डेथ भी हो जाती है। फिर उसके फ़ौरन बाद ही उसके हस्बैंड में से उसका बेटा था जो कि जिसका नाम गरीशा था, वो भी कुछ टाइम बाद जो है ना उसकी भी डेथ हो जाती है, वो डूब के मर जाता है। अब ये जो 2 गम थे ये मिस लव बफ को बहुत ज़्यादा थे। अब इस गम को भुलाने के लिए अब वो फिर फ्रांस चली जाती है अपने लवर के पास। अब लवर की बात की जाए तो वहाँ पे भी एक कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री ये है कि लवर भी 2 नंबर निकला। उसने भी क्या किया कि इसको धोखा दिया, इसको चीट किया, इसको भी लूटा, और वो उसने किसी दूसरी औरत के लिए मिस लव बफ को छोड़ दिया। अब मिस लव बफ जो है वो टूटे दिल के साथ दोबारा रशिया आ रही है अपनी बेटी अनिया के साथ, और वो अब उन फ्रांस से रशिया आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर मिस लव बफ के नेचर के बारे में बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट है, यानी कि फिजूल खर्च करने वाली खातून है। इसके अलावा कर्जे में डूबी हुई हैं और रशिया आने से पहले ही जो है ना उनके चेरी ऑर्चर्ड पे कर्जा है बहुत ज़्यादा, और उसकी नीलामी होने वाली है। तो इस तरह से ये कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनकी ज़िंदगी में, जो कि वो मतलब फ्रांस से रशिया आके फेस करेंगी। तो इस तरह से मिस लव बफ का जो है ना वेट उनके सारे रिलेटिव कर रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर कर रहे हैं, और उनके फ्रेंड्स सर्वेंट सब कर रहे हैं। तो जब प्ले स्टार्ट होता है तो फिर सबसे पहला जो करेक्टर है वो सामने आता है, वो है लुपाकिन का करेक्टर, और दनियाशा जो कि एक मेल सर्वेंट है। ये दोनों जो है ना वो बेसब्री से मिस लव बफ का इंतज़ार कर रहे होते हैं और आपस में उनके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि मिस लव बफ जो है वो 5 सालों के बाद नज़र आएंगी, और हमें अब कोई आइडिया नहीं है कि वो 5 सालों के बाद अब किस तरह से नज़र आ रही होंगी। तो इस तरह से वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। इस तरह से अगर हम लोपाकिन की बात करें तो लोपाकिन जो है वो एक बिजनेसमैन है। इससे पहले वो मिस लव बफ के यहाँ एक सर्फ के तौर पे काम करता था। उसके सारे आबा अजदाद, उसके ग्रैंड फादर्स जो हैं वो यहाँ पे जो है ना मिस लव बफ के घराने को सर्व करते रहे हैं एज अ सर्व के तौर पे, और अब वो एक वेल सेटल्ड बिजनेसमैन बन गया और उसको बखूबी पता है बिजनेस ट्रिक्स का। और इसके अलावा ये वही शख्स है जो कि मिस लव बफ को ये आइडिया देता है कि अब चेरी ऑर्चर्ड जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, तो इससे अच्छा है कि वो चेरी ऑर्चर्ड को जो है वो एक प्लॉट में डिवाइड कर दे, वहाँ पे विलास बना ले। स्टेट बहुत बड़ी है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, और इस तरह से लव बफ जो है वो अपना सारा कर्जा भी उतार लेगी और उनकी माली मदद भी हो जाएगी। लेकिन ये आइडिया जो है ना, जब लव बफ और उसका भाई जो है गेव ये दोनों जो है सुनते हैं तो फिर वो नापसंद करते हैं इस बात को। और फिर लव बफ जो है वो ये भी कहती है कि अगर चेरी ऑर्चर्ड को बेचोगे तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे बेच रहे हो। तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है चेरी ऑर्चर्ड के साथ, क्योंकि उसने अपना सारा बचपन जो है वो चेरी ऑर्चर्ड पे ही गुजारा था। उसकी यादें हैं, उसके पेरेंट्स की यादें हैं, उसके बचपन की यादें हैं, तो उसको बहुत लगाव हुआ है चेरी ऑर्चर्ड के साथ। तो वो इसको बेचना नहीं चाहती और ना ही इसको टुकड़ों में करना चाहती है।
इस तरह से प्ले की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद हम डिफरेंट करैक्टर्स के बारे में भी मज़ीद बात करेंगे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जो है ना उनके बारे में जानते जाएंगे। तो सबसे पहला जो है वो सर्वेंट की अपनी ही एक क्लास है इस प्ले के अंदर, यानी एक कैटेगरी है जिनमें याशा, दनियाशा, यपिक्तव और शार्लोट, ये 4 सर्वेंट हैं जो कि इस प्ले में हमें नज़र आएंगे। और इनमें से 3 जो सर्वेंट हैं जिनका एक लव ट्रायंगल बन रहा है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि जो दनियाशा, याशा और यपिक्तव आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना वो इन्वॉल्व है। यानी ये यपिक्तव जो है वो एक क्लमसी क्लर्क है जो कि मिस लवबफ की एस्टेट में काम करता है एज अ क्लर्क के तौर पे। इसके अलावा ये एक ऐसा करैक्टर है जो कि कॉमेडी क्रिएट करेगा, और एंटोन चेखोव ने इस करैक्टर के ज़रिए एक कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश किया है। और ये जो यपिक्तव है ना, ये लाइक करता है दनियाशा को दिल ही दिल में। और अगर हम दनियाशा की बात करें तो दनियाशा जो है वो याशा को पसंद करती है। दनियाशा जो है वो एक मेल सर्वेंट है जो कि मिस लवबफ की एस्टेट पे काम कर रही है ड्यूरिंग चाइल्डहुड से ही, और वो जो है वो याशा को पसंद करती है, और जो याशा है वो सिर्फ अपने आप को ही पसंद करता है। तो इस तरह से ये जो लव ट्रायंगल है तीनों का आपस में चलता रहता है। अनदर अनसक्सेसफुल लव अफेयर हमें नज़र आता है वो है अनिया का और ट्रॉफिमोव का। अनिया जो है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो 17 ईयर ओल्ड जो है वो बेटी है लवबफ की। और जो ट्रॉफिमोव है, ट्रॉफिमोव के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये करैक्टर जो है ये एक फ़िलोसफिकल करैक्टर है, और इसकी स्पीचेस भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बेस हैं। और ये जो है ये मिस लवबफ का जो बेटा था गरीशा, उसका ट्यूटर होता था और उसको पढ़ाता था। इस तरह से अनिया और ट्रॉफिमोव की आपस में थोड़ी सी थिंकिंग मैच होती है, जबकि ट्रॉफिमोव जो है वो ज़्यादा फ़िलोसफिकल है अनिया की निस्बत, और इनका भी अनसक्सेसफुल लव अफेयर होता है। अनदर अनसक्सेसफुल लव अफेयर हमें नज़र आता है इस प्ले के अंदर, वो है वारिया और लोपाकिन का। लोपाकिन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो एक वेल रिच बिजनेसमैन है, और इसके अलावा वो जो है पहले सर्फ हुआ करता था, अब वो एक बिजनेसमैन बन गया। और सबको ये पता है कि लोपाकिन और वारिया जो है वो एक दूसरे से शादी ज़रूर करेंगे। और वारिया के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, वो मिस लवबफ की अडॉप्टेड डॉटर हैं, और वो ही सारे घर की जो है ना वो देखभाल करती हैं, सारे इंतज़ामात देखती हैं। और उनके पास जो उनकी वेस्ट पे कमरे पे जो चाबियाँ लटकी हुई हैं, वो जो चाबियाँ वो सिंबलिज्म रखती हैं, सिंबल हैं वो उनकी अथॉरिटी का। तो इस तरह से ये जो लोपाकिन और वारिया आपस में लोगों को लगता है कि इंगेज हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द प्ले ये जो है लोपाकिन जो है वो वारिया से शादी नहीं करता है, उसको प्रपोज नहीं करता है, और इस तरह से इनका भी अनसक्सेसफुल लव अफेयर हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं अनदर पॉइंट के हवाले से और अनदर कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है पिश्तिक। पिश्तिक जो है वो नेबर है मिस लवबफ के, और एक लैंड ऑनर भी हैं। और इसके अलावा ये भी जो है ना वो कर्ज़े लेते हैं, और इन्होंने काफ़ी दफ़ा जो है वो लवबफ से जो है वो कर्ज़ा लेने की कोशिश की, और यहाँ तक कि लवबफ के पास खुद पैसे नहीं थे होते तो वो फिर भी उसको दे देती थी। तो इसके साथ ही सारे करैक्टर को डिस्कस करने के बाद हम फिर्स की तरफ आते हैं। फिर भी एक करैक्टर है जो कि इस प्ले के अंदर नज़र आएगा, और फिर जो है वो काफ़ी सालों से इस लवबफ की स्टेट पे काम कर रहे हैं। वो एक ओल्ड मैन है और डेफ हो चुके हैं, यानी कि बूढ़े हैं, और बहरे भी हो चुके हैं, और आपस में ही बड़बड़ाते रहते हैं। तो ये सारे करैक्टर डिस्कस करने के बाद हम दोबारा से अपनी कहानी की तरफ आते हैं, स्टोरी की तरफ आते हैं कि लवबफ जो है वो काफ़ी सालों बाद, यानी कि 5 सालों बाद आप दोबारा से अपनी कंट्री वापस लौट रही हैं, और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अपनी कंट्री में आके उनको तमाम वो यादें जो हैं वो याद आ गई हैं जो कि उनकी चाइल्डहुड की थी, उनकी पेरेंट्स की थी। लेकिन इसके साथ साथ ही उनको ये भी पता लगता है कि अब उनका जो चेरी ऑर्चर्ड है वो बिकने जा रहा है। तो इस मुसीबत से बचने के लिए लोपाकिन जो है वो लवबफ को और गेव को कहता है कि वो अपने चेरी ऑर्चर्ड को कटवा के, तो इसके ऊपर छोटे छोटे प्लाट बना के तो अपना जो है वो कर्ज़ा उतरवा सकता है। लेकिन ये बात फिर लवबफ और गेव पसंद नहीं करते हैं। इस क्रिटिकल कंडीशन के बावजूद लवबफ जो है वो अपना रवैया नहीं बदलती है, और वो बेजा फजूल खर्चियाँ करती रहती है। यहाँ तक कि जब उसका चेरी ऑर्चर्ड की नीलामी हो रही थी, बिका जा रहा था, उस दिन
एक दिन पहले ही उसने एक बहुत महंगी किस्म की पार्टी दी थी सबको और काफ़ी पैसे खर्च करके उसने वो फंक्शन किया था। यही चेरी ऑर्चर्ड के बारे में जो है लोपाकिन की और लवअप की बात हो रही होती है, तो इस बीच जो है वो वारिया 2 टेलीग्राम लेके आती है जो कि पेरिस से आए हैं, जो कि लवअप के लवर ने उसको भेजे हैं। और फिर जब लवअप वो जो टेलीग्राम जो उसका लवर उसको पेरिस से भेजता है उसको देखती है तो उसको फाड़ के फेंक देती है और ये कहती है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। और इस दौरान डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है ना वो होते हैं, यानी कि शार्लॉट, गेव, पिश्तिक। तो पिश्तिक जो है वो अंदर फिर एक कॉमेडी करता है और कॉमेडी क्या होती है कि वो ना जो लवअप ने जो पिल्स खानी होती हैं वो सारी की सारी पिल्स को खा जाता है, जो कि कॉमेडी क्रिएट करता है। और ये मोमेंट और ये बेवकूफ़ाना हरकत देख के सब हंसने लग पड़ते हैं। अंदर शार्लोट भी आती है, वो भी अब कुछ ट्रिक्स दिखाती है। लोपाकिन जो है ना फिर गुड बाय कह देता है सबको और फिर वो चला जाता है। और इस तरह से हमारा जो है एक्ट 1 ख़त्म होता है और एक्ट 2 में स्टोरी दोबारा से स्टार्ट होती है। एक्ट 2 में जो टाइम है वो समर टाइम का है और डिफरेंट कैरेक्टर जिनमें शार्लोट, याशा, याशा जो है वो बेंच के ऊपर बैठे होते हैं और यपिक तब जो है वो खड़ा होता है और अपना गिटार साफ़ करा होता है, जबकि शार्लोट जो है वो उसने हंटिंग ड्रेस पहना हुआ है और वो जो है ना वो गन साफ़ करी है और अपने बचपन की बातें जो है ना उनके साथ शेयर करी है। तो एक्ट 2 की कुछ इन्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ फिर मज़ीद कैरेक्टर्स एंटर होते हैं जिनमें लवअप और गेव और लोपाकिन है। और फिर दोबारा से लोपाकिन जो है वो लवअप को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो चेरी ऑर्चर्ड के छोटे छोटे प्लॉट बना दे और या फिर उसकी प्रॉपर्टी के लिए बहुत से मिलियनियर लोग जो है वो इंटरेस्टेड हैं, तो उनको ये आइडिया जो है वो फॉलो करना चाहिए। जबकि गेव और लवअप जो है वो ये आइडिया जो है वो फजूल तरीन समझते हैं और वो ये कहते हैं कि वो फिर इस पर प्रैक्टिकली इस सजेशन पे अमल भी नहीं करते हैं। लोपाकिन की बातों के बाद फिर जो है ना लवअप डिप्रेशन में चली जाती है और वो ये कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरे गुनाहों की वजह से हुआ है, मेरे बैड डीड्स की वजह से हुआ है कि मेरी शादी जो है वो एक अल्कोहलिक पर्सन से हुई, फिर वो मर गया, फिर उसका बेटा भी मर गया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मैं फिर पेरिस भी चली गई अपने लवर के पास, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये जितनी भी मुसीबतें आई हैं ये मेरे गुनाहों की ही वजह से हैं। तो इन सब की कन्वर्सेशन के बाद फिर एक ट्रैम की एंट्री होती है जो कि भिखारी है और वो आता है और फिर वो पैसे तलब करता है और लवअप जो है वो फिर एक बहुत अच्छी अमाउंट जो है वो उस भिखारी को देती है, एक कंसिडरेबल अमाउंट जो है वो देती है और फिर वहाँ से ट्रैम चला जाता है। और फिर वारिया जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपीयर होती है और उसको अपनी माँ पे गुस्सा भी आता है कि घर में खाने को कुछ नहीं है और नौकरों को देने के लिए कुछ नहीं है और जो उनकी माँ है वो फजूल खर्ची और इतनी भारी भरकम जो है वो पैसे दे रही है। तो इधर से हमें पता लगता है कि जो लवअप है वो अपना स्टैंडर्ड जो है वो गिराना नहीं चाहती है, वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक़ रखती है तो वो उसी तरह से वो चार्म रखना चाह रही है। तो चाहे उसके पास खुद अगर कोई पैसे नहीं है तो वो अपना स्टेटस बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जाएगी और फजूल खर्ची करेगी। इसके बाद एक्ट 3 स्टार्ट होता है एक्ट 2 के बाद और एक्ट 3 कुछ यूँ स्टार्ट होता है कि अगस्त का मंथ होता है और अगस्त के मंथ में ही चेरी ऑर्चर्ड की नीलामी होने जा रही है और चेरी ऑर्चर्ड जो है वो बिकने जा रहा है अगस्त के मंथ में और ये बात आप हाईलाइट कर लें। और इसी दौरान जो है मिस लवअप जो है ना वो एक पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर लेती हैं। पार्टी के अंदर म्यूज़िक बज रहा है, पिश्तिक, शार्लोट, ट्रॉफिमोव, मैडोरेनोव्स्की, अनिया, वारिया और दनियाशा ये सारे पार्टी अटेंड कर रहे हैं और आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और अब इस चेरी ऑर्चर्ड की नीलामी के दौरान मिस लवअप का क्या रिएक्शन है कि वो अब अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहे, इमोशनल डायरेक्शन की तरफ लेके नहीं जाना चाह रही है। उनको बखूबी पता है कि उनका जो है चेरी ऑर्चर्ड जो है वो बिकने जा रहा है, लेकिन वो फिर भी पार्टी में अपना माइंड रखना चाह रही हैं। और वारिया जो है वो फिर इस बीच जो है वो इंसिस्ट करती है कि उनकी जो एक वेल्थी आंटी हैं जो कि दौलतमंद हैं वो अनिया की खातिर जो है वो चेरी ऑर्चर्ड ख़रीद लेंगी। लेकिन मैडम रेनोव्स्की कहती हैं नहीं नहीं, उनको पता है और मैं तुम्हारी आंट को जानती हूँ, वो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती हैं और वो बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाएंगी। और पार्टी के दौरान बहुत सी छेड़खानियाँ भी होती हैं
जैसे कि ट्रॉफीमोव जो है वो वारिया को टीज कर रहा होता है कि अब वारिया जो है वो लोपाकिन के साथ शादी कर लेगी और मिसेस लोपाकिन बन जाएगी। लेकिन जो वारिया है वो बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में है, अपसेट है, क्योंकि अभी तक लोपाकिन ने उसको प्रपोज नहीं किया है और उसको इस बात का गुस्सा है। जबकि दूसरी तरफ मिस लवपफ जो है वो पैनिक हो गई हैं अबाउट दी आउटकम ऑफ द ऑक्शन के नीलामी में क्या हुआ होगा, कौन जीता होगा और किसने चेरी ऑर्चर्ड ख़रीदा होगा। तो अब ट्रॉफीमोव जो है वो आगे से पॉइंट आउट करता है और कहता है कि अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अब पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और अब टाइम गुजर चुका है। और इस बात को सुन के फिर लवपफ इमोशनल हो जाती हैं और फिर वो कहती हैं कि द चेरी ऑर्चर्ड इज़ अ सिंबल ऑफ हर फैमिली एंड ऑफ हर सेल्फ। When they sell it, they sell herself as well। यानी कि ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि वो कह रही थी कि चेरी ऑर्चर्ड जो वो है वो उनका एक फैमिली की तरह है। अगर चेरी ऑर्चर्ड को बेच रहे हैं तो वो उसे बेच रहे हैं, कि इस तरह से वो प्यार मोहब्बत चेरी ऑर्चर्ड के बारे में बता रही हैं, डिस्क्राइब कर रही हैं। दूसरी तरफ ट्रॉफीमोव की बात सुन के जो मिस लवपफ है वो ज़रा तेश में आ जाती हैं और फिर उसको टॉन्ट करती हैं कि तुम्हें क्या पता हो कि लव क्या चीज़ होती है, प्यार क्या चीज़ होती है। फिर ट्रॉफीमोव जो है वो गुस्से में आके खड़ा हो जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो फिर मैडम रेनविस्की जो है ना वो फिर उसे रोकने की कोशिश करती हैं और इसी गहमा गहमी में ट्रॉफीमोव जो है वो नीचे गिर जाता है स्टेयर के ऊपर, मतलब सीढ़ियों पे गिर जाता है और फिर दोबारा से म्यूज़िक स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे अनदर कॉमेडी क्रिएट हो जाती है। ट्रॉफीमोव जो है वो फिर नीचे गिरता है तो फिर सब हंसना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे फिर एंटोन चेकोव ने अनदर कॉमेडी क्रिएट कर दी है। और इसी बीच फिर अनिया आती हैं और फिर वो बताती हैं कि चेरी ऑर्चर्ड बिक चुका है, सोल्ड हो चुका है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि वो किसने ख़रीदा है। मैडम रेनविस्की फिर से पूछती हैं कि अगर प्रॉपर्टी बिक गई तो तुम कहाँ जाओगे। यानी कि अब मिस लवपफ को पता चल गया था कि अब उसकी एस्टेट नहीं रही है, अब फिर को अपना एक नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। फिर जो ओल्ड मैन था फिर कहता है कि मैं कहीं पे भी चला जाऊंगा। यानी कि यहाँ पे हमें फिर मिस लवपफ की सेल्फिशनेस नज़र आती है कि एक इंसान जो कि एज अ स्लेव की तरह सारी ज़िंदगी उसकी स्टेट पे काम करता रहा है, फिर एट द एंड वो उसको जो है वो साथ लेके नहीं जा रही है, तो यहाँ पे उसकी सेल्फिशनेस भी नज़र आती है। फिर इसके बाद लोपाकिन की एंट्री होती है और लोपाकिन के साथ फिर गेव की भी एंट्री होती है। सारे बड़े बेताब हैं, एक्साइटेड हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नीलामी में क्या हुआ और चेरी ऑर्चर्ड किसने ख़रीदा। लोपाकिन के बोलने से पहले फिर गेव उसके पीछे से आता है और उसके आंसू टपक रहे होते हैं और लोपाकिन जो है फिर रिस्पॉन्स देता है कि चेरी ऑर्चर्ड जो है इनफैक्ट बिक चुका है, सोल्ड हो चुका है। और मैडम रेनविस्की जो है ना फिर मज़ीद इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करती हैं, तो गेव जो है वो चला जाता है वहाँ से। फिर उसके बाद जो है वो फाइनली लोपाकिन जो है वो आंसर करता है, उसको लवपफ के क्वेश्चन का आंसर देता है और कहता है कि चेरी ऑर्चर्ड जो है वो बिक चुका है। मैडम रेनविस्की जो है फिर चेयर के ऊपर ना गिर जाती हैं, मतलब गम से, और उनको मतलब धक्का लगता है। और फिर जो है वारिया जो है वो जो कीज़ जो वो संभालती थी, चाबियाँ घर की, वो ग्राउंड के ऊपर फेंक देती है। और लोपाकिन जो है फिर वो एक स्पीच देता है, इतनी बड़ी स्पीच देता है अबाउट मिलेनियर के बारे में। और मतलब एंड पे क्लाइमेक्स का पता लगता है कि चेरी ऑर्चर्ड किसी और ने नहीं बल्कि लोपाकिन ने खुद ख़रीद लिया है। अब लोपाकिन जो है वो अपना मतलब खुशी छुपा नहीं सकता है और वो ना मतलब सबको मतलब खुशी खुशी बता रहा होता है कि जी मैंने चेरी ऑर्चर्ड ले लिया है, ये वो चेरी ऑर्चर्ड है जो कि मतलब मेरे आबाओ अजदाद यहाँ पे काम करते थे और यहाँ पे किचन में मेरे घर वालों को इजाज़त नहीं थी होती कि एंटर नहीं हो सकते थे, खाने पीने की चीज़ों को टच नहीं कर सकते थे, लेकिन अब उसी ने वही चेरी ऑर्चर्ड ख़रीद लिया है। वो अपनी खुशी का इजहार करता है। और इस तरह से एक्ट 3 जो है वो ख़त्म होता है और एक्ट 4 स्टार्ट होता है, जो कि सीन जो है वो अक्टूबर में स्टार्ट होता है। और इस तरह से गेव और मैडम रेनविस्की बाहर खड़े हैं और सबको गुड बाय कह रहे हैं, अपने पेशेंट को गुड बाय कह रहे हैं। और लोपाकिन जो है वो अब चेरी ऑर्चर्ड को कटवा रहा है। चेरी ऑर्चर्ड की आवाज़ जो है वो बाहर तक आ रही है
अनिया जो है वो कह रही है कि जब हम चले जाएंगे तब तुम चेरी ऑर्चर्ड कटवा लेना। और इस तरह से भी सब जो है वो अपने अपने रास्ते पे जा रहे हैं। जब ये सारे करैक्टर चले जाते हैं तो फिर बाकी पीछे जो है वो फिर से रह जाता है। फिर से रूम में अकेला रहता है और वो उसको सारे भूल जाते हैं। और फिर वो वहाँ पे ही पड़ा रोता है और ही कंप्लेन्स के ही डज़ नॉट फील वेल, मतलब वो ठीक नहीं है और वो बेंच के ऊपर ही पड़ा रहता है। इस तरह से फिर प्ले ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे बात याद रखिए कि फिर जो है वो ओल्ड क्लास को जो है वो शो करता है, सिंबलाइज़ करता है। और अब जो है वो मैडम लव जो है वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रही हैं पेरिस। वो दोबारा अपने लवर के पास चले जाती हैं।